हेलो स्टूडेंट, सीएलसी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दयाल चौधरी, टीम सीएलसी टीम केमिस्ट्री। आज ही आपके लिए यहाँ पर पीवाईक्यू 2013 से लेकर 2024 तक के जितने भी डीएफ और सॉल्ट एनालिसिस के क्वेश्चंस आए वो स्टडी करने वाले। हालांकि सॉल्ट एनालिसिस चैप्टर जो है वो रिसेंटली ही जोड़ा गया है। इससे पहले भी आपको सीएलसी के यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री पंच के नाम से हर चैप्टर से 75 क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में और 60 के आसपास क्वेश्चंस आपको मिलेंगे फिजिकल में। इसी प्रकार फिजिक्स इको से डिटेल वीडियो यहाँ पर मिलने वाले हैं जो आपको हेल्प करेंगे कि एक चैप्टर में क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में आते हैं और किस प्रकार से उनको टेकल किया जाता है। वो पीवाईक्यू अपना पहले भी यहाँ पे सोल्ड है। एक बार फिर से पीवाईक्यू लाने का हमारा मेन मोटिव यही है कि क्वेश्चनों की अप्रोच क्या रहेगी, ये चीजें और बेहतर तरीके से आपको समझा जा सके। और इसी प्रकार सीएलसी आपके लिए और भी नई चीजें लाता रहेगा। इसके लिए आपको सीएलसी का यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब करना चाहिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको फर्दर जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपको मिल जाएगा। जो भी वीडियोज आएंगे वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आइए आज देखते हैं अपन डीएफ और सॉल्ट एनालिसिस के क्वेश्चंस। तो आइए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। KMnO4 कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम K2MnO4 एज पर द रिएक्शन। ये एक रिएक्शन दे रहा है और इस रिएक्शन में क्या कर रहा है, K2MnO4 से KMnO4 बना रहा है। मतलब पोटेशियम मैग्नेट से आपका पोटेशियम परमैग्नेट ये बनाने की कोशिश कर रहा है। द रिएक्शन कैन गो टू कंप्लीशन बाय रिमूविंग OH आयन। यह कह रहा है कि अगर इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है तो मेरे को OH हटाने पड़ेंगे। OH हटाने के लिए देखो ये बेस के लिए है तो एसिडिक मीडियम का कुछ चाहिए जो इसको हटा सके, और वो एसिडिक मीडियम का ऐसा भी चाहिए जो इससे रिएक्शन ना करे। एक मिनट, इससे रिएक्शन ना करे क्योंकि अपने को इसका प्रोडक्शन करना है। अगर आपने ऐसा एसिड यूज कर लिया कि उसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर गया तो ये रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा, फिर तो इसकी यील्ड कम हो जाएगी। अपने को क्या करना है, इसकी अच्छी खासी यील्ड चाहिए, ये हटाना है सिर्फ। तो देखो ये तो यूज नहीं कर सकता, बेस सेम नेचर के हो गए, ये तो यहां पर तो कॉमन आयन इफेक्ट आ जाएगा, इस वजह से रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी। समझ रहे हो। SO2 अगर यूज करूंगा तो ये +4 में है तो इसको हटा देगा, माना ये बात, लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा तो रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी इनके बीच, तो ये भी हटा दो। HCl को भी ये Cl2 के अंदर भेज देता है तो ये भी रिएक्शन में इन्वॉल्व है। CO2 एसिडिक है और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका आगे ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, तो आपका यहाँ पे कौन सा चला जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन करते हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथेनोइड आयंस इज डायमैग्नेटिक। कौन सा लेंथेनोइड आयन है जो डायमैग्नेटिक है। तो इनका कॉन्फ़िगरेशन देखिए, तो देखो सीरियम 2+ की अगर मैं बात करूं तो सीरियम जब 2+ में आता है तो सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन देखना, जीनोन 4f1 5d1 6s2। अगर सीरियम को +2 में किया तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हटेंगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये पैरामैग्नेटिक रहेगा। फिर इसका देखें यूरोपियम, तो इसका क्या होता है, जीनोन 4f7 5d0 6s2, ये 2 हट गए तो 7 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। इसका देखें, इसका होता है जीनोन 4f14 5d0 6s2। अगर 2 हटा दोगे तो यहां पर अब ये बचा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो ये कैसा हो गया, डायमैग्नेटिक। तो आंसर अपना कौन सा चला जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट, द पेयर ऑफ कंपाउंड्स दैट कैन एग्जिस्ट टुगेदर। तो सेम नेचर वाले साथ रह सकते हैं, अपोजिट नेचर वाले आपस में रिएक्शन कर लेंगे। तो देखो यहां पर मैं बात करूं FeCl3, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इनके बीच तो रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट का, यहाँ पे भी रेडॉक्स रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है और ये भी आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। याद रखो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से SN2+ की बजाय SN+4 ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। और Fe2+ जो होता है ये 3d6 है, और अगर ये Fe3+ में चला जाए तो ये 3d5 बन जाता है, तो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तो ये भी काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट का। तो दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये एक साथ एग्जिस्ट
कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। द रिएक्शन ऑफ एक्वस KMnO4 विद H2O2 इन ए एसिडिक कंडीशन गिव्स। तो याद रखना ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, तो ये तो चला जाएगा एसिडिक मीडियम में मैग्नीज 2+ में, और ये आपका काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का, ये चला जाएगा आपका O2 में। तो अपना आंसर आ गया मैग्नीज 2+ और O2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट 2.83, इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है। याद रखना म्यू की वैल्यू 1.73 दे दे, म्यू की वैल्यू 2.83 दे दे, म्यू की वैल्यू आपका 3.88 दे दे, म्यू की वैल्यू आपकी 4.90 दे दे, म्यू की वैल्यू आपकी 5.94 दे दे। तो यहाँ पे ये जो है ना वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड ही समझो आप, सीधा सोल्व करने का तरीका। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, 5 आ गया तो इसमें 5 है। तो 2.83 मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना है, 2 है। इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आइंस, तो जिसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो देखो स्कैंडियम टाइटेनियम, टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन तक तो सेम, फिर 3d2 4h2, तो ये 2 हट जाएंगे, एक यहां से, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास 1 ही है। निकल +2 की बात करूं तो निकल का क्या होता है, आर्गन तक तो सेम, फिर ये 3d8 4h2, तो ये 2 हटा दो, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन फिल करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया यहाँ पे, 2। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट पे चले। एन एक्वस सॉल्यूशन K2Cr2O रिएक्ट विद H2S गैस एसिडिक कंडीशन टू गिव्स ए ग्रीन प्रोडक्ट। याद रखना अगर ये इसके साथ रिएक्शन करता है तो ये सल्फर बनाएगा और ये खुद चला जाएगा क्रोमियम 3+ में। तो H2SO4 से जो सल्फेट मिला है एसिडिक मीडियम के लिए, H2SO4 भी तो मिलाएंगे ना, तो यहां से ये कह सकता हूं मैं ये क्रोमिक सल्फेट बन जाएगा Cr2SO4 3। ये तो सल्फर में ही गया है, लेकिन यहाँ पे SO4 कहां से आया आप समझ गए होंगे, तो क्रोमिक सल्फेट। आपका आंसर कौन सा चला जाएगा, फर्स्ट। क्लियर। और क्रोमियम +3 में कैसा कलर देता है, ग्रीन, इसलिए बोला है ग्रीन कलर प्रोडक्ट। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कलर्ड कंपाउंड। तो कलर्ड कंपाउंड कौन सा है, अगर किसी में D0 या T10 आ गया, वहां DD ट्रांजिशन नहीं होता है तो वहां वो कलरलेस हो जाएगा। तो नॉट ए कलर्ड, कलरलेस पूछा है, तो स्कैंडियम टाइटेनियम, तो इसके पास तो 3D1, यहां DD ट्रांजिशन है, यह +4 में चला गया, इसके पास आर्गन जैसा कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 3D0, तो यहां DD ट्रांजिशन नहीं है, यहां कलर नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो यहां पे भी नहीं है, पर यहां पर क्या आ गया, LMCT लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर, जिसकी वजह से यहां क्या आ जाएगा, कलर आ जाएगा। यहां पे भी LMCT की वजह से कलर आ जाएगा। दोनों में D0 है, फिर भी कलर आ गया किससे, LMCT से। फिर वही सेम चीज, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 2। तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट के हिसाब से आपको इनको आइडेंटिफाई करना है। ऊपर से यहाँ पे आपको एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ है, एकदम चिल काम कर दिया आपके लिए यहाँ पे। तो कोबाल्ट का देखो आर्गन तक सेम होता है, फिर 3D7 4s2, ये हटा देंगे तो D में 7 है, तो D में 7 फिल करके देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 7, कितना अनपेयर्ड है यहाँ, 3, तो ये तो नहीं होगा। निकल अभी थोड़ी देर पहले किया था, निकल के पास 2 अनपेयर्ड है, कैसे, ये 3D8 4s2, तो निकल +2 में ये 2 तो हट जाएंगे, 3D8, और 3D8 में कितना अनपेयर्ड होता है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Because of length and contraction, which of the following pairs of elements have nearly same atomic radii in the, फिर वही बात है, आपको यहां पर क्या किया गया है, एटॉमिक नंबर भी यहां पे इसके दिए गए हैं, और आपको बताना है लेंथ एंड कंट्रैक्शन की वजह से किन की रेडियस, मतलब लेंथ एंड संकुचन की वजह से किन की रेडियस अप्रोक्स सेम आ जाती है। तो वो है 4D और 5D सीरीज, इनकी साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाती है, एक ही ग्रुप के हो तो
4th से लेके 12th ग्रुप तक देख लो, तो ये रहा, ये तो 4D का आ गया और ये 5D का आ गया, और दोनों एक ही ग्रुप के हैं। कौन से ग्रुप के हैं? 4th के। तो इनका लेंथ एंड कंट्रैक्शन की वजह से साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, और यही रीजन होता है कि इनकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होती है, जिस वजह से इनको ट्विंस एलिमेंट तक बोल दिया जाता है। तो आपका आंसर कौन सा चला जाएगा? यहाँ 4th। नेक्स्ट, which one of the following statement is correct when SO2 passed through acidified K2Cr2O7? तो देखो, इसमें से अगर पास होती है तो ये आपका SO3 या फिर बोले तो SO4 2- में चला जाएगा, +4 से ये +6 में जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। ये +6 से आपका चला जाएगा क्रोमियम 3+, ये काम कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन। तो ये कह रहा है कलरलेस हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, और अपने को देखना है फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सही स्टेटमेंट अपने को यहाँ पे देखना है। SO2 रिड्यूस, SO2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये भी गलत हो गया, बिल्कुल। ये बन गया, ये बन गया, तो CrSO4, या एसिडिक मीडियम के लिए H2SO4 मिलाया था, उससे देख लो, ये ग्रीन कलर का कंपाउंड बनता है, ये रहा। कौन सा आंसर चला जाएगा? 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of the following statement related to length and nodes is incorrect? Length and nodes के लिए मतलब length and nodes के लिए कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है? आपको फिर से यहाँ पे देख लो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इन चीजों पे ध्यान दिया करो भाई, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। तो ये कह रहा है द बेसिसिटी डिक्रीज एज द आयनिक रेडियस डिक्रीज। देखो, अगर मैं बात करूं सीरियम हाइड्रोक्साइड से लेकर के LuOH3, तो याद रखना इधर जाने पर साइज कम होती है, आयलाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज। मेटेलिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बोली जाती है आयलाइजेशन एनर्जी। तो बेसिसिटी डिक्रीज, ये बिल्कुल आपका कौन सा आंसर चला जाएगा? यहां 1st। ये तो सही हो गया, इनकरेक्ट देखना था ना, एक मिनट, इनकरेक्ट देखना था, ये सही है, ये आंसर नहीं लगाना है, समझ रहे हो ना? ये आपका स्टेटमेंट कैसा है? करेक्ट है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। ऑल द लेंथ एंड नॉन्स आर मच मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, नहीं, यहां पर रिएक्टिविटी ज्यादा किसकी होती है? एल्यूमिनियम की होती है, ये वाला इनकरेक्ट हो गया। सीरियम +4 में आता है, लेकिन आपको पता है F ब्लॉक वालों की या लेंथेनोइड्स की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वस मीडियम में क्या होती है? +3। तो ये +3 में आएगा तो इसको इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, तो इसका रिडक्शन होगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये करेक्ट है। यूरोपियम, यूरोपियम का क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन जीनोन 4F7 5D0 और 6S2, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में चला जाता है, तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, तो ये भी सही है। तो आपका इनकरेक्ट कौन सा हो गया? 2nd। नेक्स्ट चलते हैं। द रीजन फॉर ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्टिनोइड्स इज एट्रीब्यूट। लेंथेनोइड की एक्टिनोइड्स लार्ज नंबर में, देखो लेंथेनोइड की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, एक्टिनोइड की भी +3 है, लेकिन लेंथेनोइड्स में कुछ ही लेंथेनोइड्स होते हैं जो +2 या +4 देते हैं, वो F0, F7 और F14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी के लिए। लेकिन एक्टिनोइड्स लार्ज नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं, प्लूटोनियम वगैरह तो +7 तक दे देते हैं, यूरेनियम +6 तक दे देता है। उसका रीजन क्या है? 5F 6D और 7S के बीच एनर्जी गैप कम होने की वजह से वो एक दूसरे के कंपेरेबल एनर्जी रखते हैं, तो बॉन्ड बनाने में 7S भी इन्वॉल्व हो जाता है, उसके साथ 6D भी इन्वॉल्व होता है और आपका 5F भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो 5F 6D 7S लेवल हैविंग कंपेरेबल एनर्जीज, तो आपका कौन सा आंसर चला जाएगा? 2nd आंसर चला जाएगा। हाँ, तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 चेक करते हैं। HgCl2 एंड I2 बोथ व्हेन डिसॉल्व इन वाटर कंटेनिंग I- आयन। देखो रे, HgCl2 I- यहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलने वाली है, तो Hg I2 बन जाएगा, जो आगे जाके आयोडाइड और है, तो Hg
I4 माइनस में बन जाएगा, I4 2 माइनस। फिर आगे क्या होगा, जो I2 डिजोल है ये आयोडाइड के साथ और रिएक्शन कर लेगी तो साथ में I3 माइनस भी बनेगा, तो अपना आंसर कौन सा जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। द मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयंस आर टेट्राहेड्रल ड्यू टू, तो देखो ये तो हो गया आपका मैग्नेट, और ये आपका आ गया पर मैग्नेट। इसके पास भी पी पाई डी पाई बॉन्ड है और इसके पास भी पी पाई डी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो दे पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैपिंग पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, पी ऑर्बिटल नहीं, इसका डी ऑर्बिटल यूज होगा। पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व ओवरलैप ऑफ डी ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन के पास डी होता ही नहीं है। द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड डी ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज, तो आपका आंसर कौन सा चला जाएगा, यहां पे थर्ड आंसर चला जाएगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहां पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, ध्यान से सुनना। इनकरेक्ट इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज दैट आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल्स। देखो याद रखना, जब मेटेलिक क्रिस्टल क्लोज पैक होते हैं ना, मेटल बनता है जब सॉलिड, तो उसके बीच में वॉइड्स रह जाती हैं। जैसे मान लो पैकिंग हो रही है मेटल्स की, तो बीच में ये खाली स्पेस रहते हैं इनके, इन खाली स्पेस में छोटे एटम जैसे हाइड्रोजन आ गया या फिर कार्बन आ गया या नाइट्रोजन आ गया, ये आ जाते हैं। ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होता है, अंतराकाशी यौगिक होता है, तो ये सही है, अपने को देखना है इनकरेक्ट। फिर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन, इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट देखो एक्स, ये आपका क्या, ऑक्सीजन -2 में होता है, ऐसे 4 है इक्वल टू -2, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, +6, तो ये यहां +6 में है। इसके अंदर देखें तो 2x, एक क्रोमियम की x, 2 की 2x, -2 इंटू 7 इक्वल टू -2, x की वैल्यू +6, यहां पे भी ये +6 में है, जबकि ये कह रहा है कि आर नॉट सेम, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, अपने को इनकरेक्ट ही लेना था। और क्रोमियम में 2+ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए है क्योंकि एक्वस मीडियम में क्रोमियम 2+ से ज्यादा स्टेबल होता है क्रोमियम 3+। क्यों, एक्वस मीडियम में इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है T2G3 जो एक हाफ फिल है, और Eg हो गया 0, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है और ये आपका एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम में आता है। और इतना ही नहीं, ये रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो क्रोमियम 2+ Fe2+ के कंपेयर में अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर, तो ये आपका सही है, हाँ यही पूछा था। फिर आगे, द ट्रांजिशन मेटल एंड दियर कंपाउंड्स आर नोन फॉर दियर कैटालाइटिक एक्टिविटी ड्यू टू दियर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स। देखो डी ब्लॉक की मेटल्स होती है ना, या उनके कंपाउंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव करने की वजह से ही कैटालाइटिक प्रॉपर्टी देते हैं। और भी रीजन है, पर उनमें से ये भी एक रीजन है। कैसे, आप क्यों समझो, जैसे अपन बात करें, इसी में थोड़ा सा मैं खाली कर लेता हूं। आपको पता था ये सही था, ये इनकरेक्ट हो गया था, ये सही था। अब देखो इसमें जैसे SO2 है, ये O2 के साथ रिएक्शन करके बनाता है SO3 कॉन्टेक्ट मेथड में, H2SO4 फॉर्मेशन के कॉन्टेक्ट मेथड में कैटलिस्ट V2O5 लिया जाता है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, पहले SO2 है ना, वो V2O5 से ही रिएक्शन करता है और इसको बना देगा SO3 में, खुद चला जाएगा V2O4 में, +4 में चला गया +5 से, फिर +5 है ना, फिर ये वापस ऑक्सीजन गेन करके ये खुद चला जाएगा V2O5 में, वापस से +5 में। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दे रहा है यहाँ, तो ये आपका सही है। तो इनकरेक्ट देखना था, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट, द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्रोमियम 2+। क्रोमियम 2+ को देखें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन 3d5 4s1, 2+ में ले जाना है, तो ये गया, और एक और निकाल दो, यहां आ गए 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते तो अभी बताया था, ये 4.90 आ जाएगा। कैसे, म्यू इक्वल टू n+2 बोर मैग्नेटॉन, सॉल्व कर लें, यही आएगा।
तो आपका आंसर कौन सा चला जाएगा? फोर्थ। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। इनकरेक्ट देखना है। मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लेंथेनोड्स आयंस आर कलरलेस इन सॉलिड स्टेट। नहीं, ये एफ ट्रांजिशन की वजह से कलर देते हैं। और याद रखना +3 के अंदर अगर लेंथेनोड्स में लें, एक तो सीरियम +3, एक आपका GD+3 और एक आपका LU+3। इनके अलावा सब कलर्ड होते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। फिर आगे चलिए, तो ये इनकरेक्ट हो गया, अपने को इनकरेक्ट ही देखना था। लेंथेनोड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल ये परफेक्ट बात है। एक्टिनोड्स आर हाईली रिएक्टिव। जब ये डिवाइडेड फॉर्म में होते हैं, सूक्ष्म रूप से विभाजित हो जाते हैं, तो इनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। सही बात है। एक्टिनोड कंट्रैक्शन ज्यादा डोमिनेंट होता है लेंथेनोड कंट्रैक्शन से। क्यों? 4F से भी ज्यादा डिफ्यूज 5F होता है, तो इसका शील्डिंग इफेक्ट 4F से भी कम होता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो पहला स्टेटमेंट, ऑल द 5 4D ऑर्बिटल्स हैव शेप सिमिलर टू द रेस्पेक्टिव 3D ऑर्बिटल। शेप सेम होती है। जैसे ये मान लो ये 3D आ गया, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये आपका आ गया 3D। 4D भी ऐसा ही होगा। ये लो, ये 4D आ गया। तो शेप तो वही रही ना, साइज बढ़ी है, शेप वही है, साइज बढ़ती जाती है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट स्टेटमेंट है। इन एन एटम ऑल द 5 3D ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जी फ्री स्टेट। बिल्कुल फ्री स्टेट के अंदर डिजनरेटेड होते हैं, एक ही एनर्जी भी होते हैं। dxy dyz dzx ऑर्बिटल्स सिमिलर टू ईच अदर। बिल्कुल ये dxy हो गया, dyz भी ऐसा ही होता है, यहां y और z लिख दो, और dzx भी ऐसा होता है, यहां z और ये x लिख दो, सेम रहेगा। dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर आर सिमिलर। नहीं, dx स्क्वायर y स्क्वायर, ये x एक्सिस ये y, ये तो होता है dx स्क्वायर y स्क्वायर। और ये z एक्सिस आ गई, ये ऐसा होता है dz स्क्वायर, ये सिमिलर नहीं है। ये dx स्क्वायर y स्क्वायर, वो dz स्क्वायर। तो ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। तो आंसर चला जाएगा थर्ड। ऑल द 5D ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट इन साइज। बिल्कुल 5D की साइज और बड़ी आ जाएगी व्हेन कंपेयर टू, बिल्कुल 4D से 5D की साइज डिफरेंट है, अलग है, बड़े हैं। 5D वालों की साइज 4D से भी बड़ी है। शेप सिमिलर है पर साइज बड़ी है। ये थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी क्यों रखता है? जो गैडोलिनियम है, इसकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कम क्यों होती है? तो इधर देखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है G0 4F7 5D1 6S2। तो देखो ये 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में F7 मिलेगा, और F7 की एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा है, नंबर ऑफ एक्सचेंज ज्यादा है, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो हाई एक्सचेंज एंथैल्पी। आपका आंसर कौन सा चला जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21, डिक्रीज इन दिस साइज लेफ्ट टू राइट इन एक्टिनोड सीरीज इज ग्रेटर देन दैट इज लेंथेनोड सीरीज। ये कह रहा है एक्टिनोड सीरीज में साइज में ज्यादा कमी आती है कंपेयर टू लेंथेनोड सीरीज की, और ये धीरे धीरे आती है। ठीक है, तो उसका रीजन क्या है? शील्डिंग इफेक्ट। 5F ऑर्बिटल की जो शील्डिंग होती है वो 4F ऑर्बिटल से भी वीक होती है, तो यहां Z इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट होगा। तो आपका आंसर कौन सा जाएगा? फर्स्ट। स्टेटमेंट दिए पहला, क्रोमियम 2+ इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नहीं, गलत बात है। अभी बताया था क्रोमियम, ये तो 3D4 है, और क्रोमियम 3+ क्या होता है? 3D3, और एक्वस मीडियम में ये ज्यादा स्टेबल माना जाता है, क्योंकि ये बन जाएगा T2G3Eg0, हाफ फील्ड माना जाता है, तो ये तो रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। Mn3+ है, इसका आ गया 3D4, जबकि मैग्नीज 2+ होता है, वो होता है 3D5, तो ये काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो उल्टे बोल दिए यहां पर, ये गलत है। स्कैंडियम +3 कंपाउंड्स आर रिपेल्ड बाय
बिल्कुल इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा आर्गन, बाकी सारे हट गए, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो ये है डाइमैग्नेटिक। और डाइमैग्नेटिक क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिपल करता है, तो ये सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। आपका आंसर कौन सा चला जाएगा यहाँ पे, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर 2+ इज मोर देन Cu+, सॉल्ट इन एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू। कॉपर 2+ की स्टेबिलिटी कॉपर प्लस से ज्यादा, ये स्मॉल साइज का है तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा है, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो यहां आंसर आएगा हाइड्रेशन एनर्जी। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ऑल ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम एमओ ऑक्साइड। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, स्कैंडियम +3 ही देता है, तो ये तो S2O3 बनाएगा। स्कैंडियम क्या बनाएगा, स्कैंडियम ट्राइऑक्साइड, क्योंकि ये सिर्फ +3 शो करता है, +3 शो करते इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है। बाकी के एमओ देते हैं जो नेचर में कैसे है, आयनिक। याद रखना डी ब्लॉक वाले +1 +2 और +3 में ये बोले जाते हैं आपके कैसे, बेसिक एंड आयनिक। तो पहला स्टेटमेंट पूरी तरह से परफेक्ट हो गया। +4 में ये बोले जाते हैं एम्फोटेरिक, और +5 +6 ये 5 है, +6 +7 +8 इसमें ये बोले जाते हैं एसिडिक एंड कोवेलेंट। लेकिन एक्सेप्शन है, एक तो Cr2O3 +3 में है, V2O5 +5 में, फिर भी ये कैसे है एम्फोटेरिक, ये एक्सेप्शन हो गई। अब देखो द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर corresponding द ग्रुप नंबर इन ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड अटेंड इन स्कैंडियम टू मैग्नीज। देखो स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक जो डी ब्लॉक वाले हैं उनकी हाईएस्ट जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उनके ग्रुप नंबर के बराबर होता है। जैसे स्कैंडियम तीसरे ग्रुप का है, हाईएस्ट +3 है, हाईएस्ट क्या वो तो देता है +3। टाइटेनियम चौथे का तो उसके हाईएस्ट +4 है, वेनेडियम पांचवें ग्रुप का उसके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, क्रोमियम छठे का है तो उसके हाईएस्ट +6 है, और मैग्नीज सातवें का है तो उसके हाईएस्ट 7 है। डी ब्लॉक की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो NS इलेक्ट्रॉनों के बराबर होती है, और मैक्सिमम N-1D में कितना अनपेयर्ड है प्लस NS इलेक्ट्रॉन कितना है, इनके टोटल के बराबर होगी। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट बेसिक करेक्टर इंक्रीज फ्रॉम, तो याद रखना पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है ना तो बेसिक करेक्टर डिक्रीज होता है। तो ये तो +3 में है, ये +4 में है, ये +5, तो बेसिक करेक्टर डिक्रीज होंगे यहाँ पे ना कि इंक्रीज। तो एक तो ये इनकरेक्ट हो गया। फिर V2O फॉर डिजोल्व इन एसिड टू गिव्स VO फॉर 3-, ये गलत है। क्यों, जब ये एसिड में डिजोल्व बेस में डिजोल्व होता है NaOH तब बनाता है ये Na3VO4। जब ये एसिड में डिजोल्व होता है ना तो ये आपका बनाता है VO2 मतलब ये VO2+ बनाएगा। तो आपका डी ये भी गलत हो गया, तो C एंड D आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल +2 में बेसिक है और +3 वाला एम्फोटेरिक होता है, एक्सेप्शन है, ये सही है। तो CD आंसर कौन सा चला जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट हाँ, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। गिवन द बिलो टू स्टेट, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनको अपने को देखना है पहले। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज, ये कह रहा है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस अलोंग ईच सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हाउएवर स्मॉल वेरिएशन अकर्स। ये कह रहा है कि जब L2R चलते हैं 3D सीरीज में, 4D सीरीज में या 5D सीरीज में, किसी भी D सीरीज में, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है ना वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, लेकिन उसमें वेरिएशंस भी देखने को मिलते हैं। तो बिल्कुल वेरिएशन देखने को मिलते हैं और इंक्रीज होती है, ये बात सही है। फिर देयर इज corresponding increases in न्यूक्लियर चार्ज विच accompany the filling of electrons in the inner orbitals। रीजन देखते हैं, देयर इज corresponding increases in nuclear charge which accompanies the filling of electrons in their inner orbital। ये कह रहा है कि आंतरिक कक्षों में इलेक्ट्रॉन बनने के साथ साथ नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। देखो याद रखना डी में भरा जाता है तो डी डिफ्यूज होता है तो उसका शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा कम होता है, तो जेड इफेक्ट डोमिनेट
जेड इफेक्ट वहां पे डोमिनेंट रहेगा। तो ये आपका करेक्ट हो गया और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर कौन सा चला जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। फिर से वो दो स्टेटमेंट दिए हैं। तो देखो पहला, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अर्लियर एक्टिनोइड्स आर लोअर देन अर्लियर लेंथेनोइड्स। बिल्कुल सही बात है। आयनाइजेशन जो एंथैल्पी होती है वो एक्टिनोइड्स की लेंथेनोइड्स से कम होती है स्टार्टिंग वालों की। इलेक्ट्रॉन्स आर एंटरिंग 5f ऑर्बिटल्स इन एक्टिनोइड विच एक्सपीरियंस ग्रेटर शील्डिंग फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज। तो देखो इसमें क्या होता है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन है लेंथेनोइड में तो 4f में, फिर ये आपका क्या आ गया 5d, और फिर ये आपका आ गया 6s। जबकि यहां क्या होता है 5f फिर 6d और फिर 7s। तो यहां का जो गैप है और यहां का गैप है, ये गैप कम होता है। तो यहां का स्क्रीनिंग क्या होता है, जो f है उनका स्क्रीनिंग 7s पे ज्यादा लगेगा, जबकि इसका स्क्रीनिंग इस पर कम लगता है। तो इस वजह से क्या होगा, इसका स्ट्रॉन्ग शील्डिंग फॉर s के लिए, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है। बिल्कुल परफेक्ट बात है। तो आपका ये आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। द E0 वैल्यू ऑफ Mn3 प्लस Mn2 प्लस कपल इन मोर पॉजिटिव देन क्रोमियम 3+2 क्रोमियम 2 प्लस Fe3+2 Fe2 प्लस। उसका सिंपल सा रीजन है, ये 3d4 से स्टेबिलिटी 3d5 की ओर जा रहा है। तो आपका आंसर यहां कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम फॉर विच ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। कहने का मतलब जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे रे उनका मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम होगा। तो स्कैंडियम टाइटेनियम, टाइटेनियम का देखा जाए तो ये 3d1 है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। इसका देखा जाए तो ये 3d4 आ जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, सॉरी 4। ये आ गया 3d5, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए इसके 5। ये आ गया 3d6, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए इसके फिर से 4। और ये आ गया 3d0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। तो सेम किसका आया? डी का और बी का। तो बी एंड डी ओनली। आंसर कौन सा चला जाएगा आपका? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द पेयर ऑफ लेंथेनोइड्स आयन विच आर डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक देखो स्टार्टिंग में मिलेगा या फिर लास्ट में। तो एक तो ये रहा सीरियम +4। देखो सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जीनॉन 4f1 5d1 और 6s2। अगर ये निकाल दूं चारों इलेक्ट्रॉन तो डायमैग्नेटिक हो ही गया। इसी के अलावा YB, इसका देखो YB2+ का, YB का क्या होता है? जीनॉन 4f14 5d0 एंड 6s2। अगर ये 2+ में गया तो ये 2 हट जाएंगे, यहां पर अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 0। तो आंसर कौन सा चला जाएगा अपना? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लोन्स विल हैव सेम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू। वही जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम आ जाएंगे। तो देखो जिंक 2+ के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होता है। टाइटेनियम, तो टाइटेनियम आ गया 3d2, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होता है, तो ये तो नहीं है। क्रोमियम 2+ 3d4 और F3d6, इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होता है, इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होता है, तो एक तो ये हो गया। फिर वेनेडियम 2+, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, तो इसका 3d3, एस वाले निकल गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 3। कॉपर 3d10, एस वाला हट गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 0, तो ये भी नहीं है। टाइटेनियम 3+, तो इसका आ जाएगा 3d1, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया 1। कॉपर 2+, कॉपर 2+ का कॉन्फ़िगरेशन आ गया 3d9, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पे भी आ गया 1, तो एक हो जाएगा सी। तो बी और सी, कौन सा आंसर चला जाएगा अपना? फोर्थ आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयंस एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो लेंथेनोइड है ना, लेंथेनोइड्स, एलन मतलब लेंथेनोइड्स +4 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं, और +2 के अंदर ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। उसका रीजन क्या है कि लेंथेनोइड्स की मेन ऑक्सीडेशन स्टेट है ना एक्वस मीडियम में जो स्टेबल है वो है
+3। तो ये जब +3 में जाएगा तो इसको इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तो इसका रिडक्शन हुआ तो ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसको इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो ये लेंथ नोड्स है +4 में, ये लेंथ नोड्स है +4 में, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। द बिहेवियर ऑफ समैरियम Z कितना दिया है इसका 62 इज वेरी मच लाइक यूरोपियम Z कितना हो गया 63 सिंस बोथ एलिमेंट। तो देखो बोथ एलिमेंट्स अगर देखा जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका जीनोन 4f6 5d1 और आपका 5d0 सॉरी और 6s2, और यूरोपियम का होता है आपका जीनोन 4f7 5d0 और 6s2। अब याद देखो तो इनका कॉन्फ़िगरेशन ये, तो ये तो गलत हो गया पूरी तरह से। फिर सेम साइज नहीं, साइज इधर जाने पर कम होती है, लेकिन याद देखो लेंथ नोड सीरीज में साइज क्या होती है, समैरियम तक कम होगी, फिर यूरोपियम की अचानक से बढ़ जाएगी और फिर वापस से कम होती चली जाएगी। क्लियर? आयनिक साइज में कोई वेरिएशन नहीं है, ये एटॉमिक साइज है। तो ये तो गया एटॉमिक साइज। पूछिए एग्जिबिट +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन। देखो ये +2 देता है तो कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया, और ये जब +3 दे रहा है तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन सेम। तो अपना आंसर कौन सा चला जाएगा? थर्ड। कॉलम मैच करना है यहां पर। तो देखो आयरन, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +2 होती है या फिर आपकी +3, तो ये तो मैच हो जाएगा सेकंड से। वेनेडियम की मोस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? +5, तो ये मैच हो जाएगा 4 से। मैग्नीज की +2 और +7 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो आपका इसके लिए लग जाएगा फर्स्ट। टाइटेनियम की +4 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसके लिए लग जाएगा थर्ड। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 आंसर कौन सा चला जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो बाय द एक्टिनोड्स इज +3 with the other oxidation state being +4 +5 +6 and +7 the number of oxidation states shown by the following element decrease in the order। एक्टिनोड्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, लेकिन ये कह रहा है इसके अलावा +4 +5 +6 +7 भी देता है, तो उसी के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो देखो याद रखना 14 एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सारे आ गए। अब देखो इसकी +4 तक हो सकती है, मैक्सिमम वाली लिख रहा हूं मैं, इसकी मैक्सिमम +5 तक हो सकती है, इसकी मैक्सिमम +6 तक हो सकती है, इन दोनों की मैक्सिमम +7 तक होती है, इसकी +6 तक होती है, फिर ये वापस से +5 होती है, इसकी +4 में ही आ जाता है शायद ये। तो देखो यहां पर आओ, सबसे पहले एक्टिनियम, तो याद रखना जो थर्ड ग्रुप वाले हैं, इसके इंडियम हो गया, ये ट्रिबियम हो गया, लेंथेनम हो गया और एक्टिनियम हो गया, ये ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो। और +3 देने का रीजन क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं, तो ये तो +3 देगा। इसका मैंने बता दिया ये +6 देगा, नेपट्यूनियम ये +7 दे देगा, और पीए ये आपकी कितने देगा? +5। सेट ऑर्डर करो, तो सबसे ज्यादा तो ए के बाद में किसका आ जाएगा? बी, ये दो तो गए, फिर कौन आएगा? डी, तो आपका आंसर कौन सा चला जाएगा? थर्ड। यहां से अपने क्वेश्चन आ गए सोल्ट एनालिसिस के, तो 24 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन सोल्ट एनालिसिस से आए उनके ऊपर अपन यहां पर बात करेंगे। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मोर सॉल्ट solution ferrous ammonium sulfate, which of the following acid added to prevent hydrolysis of Fe2+? Fe2+, देखो नाइट्रिक एसिड तो अपन यूज नहीं कर सकते, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसको किस में भेज देगा? Fe3+ में, ठीक है। इसी प्रकार डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी यूज नहीं कर सकते, ये इसके साथ कॉम्प्लेक्सिंग कर लेता है। कंसंट्रेट ये सल्फ्यूरिक एसिड को भी यूज नहीं कर सकते,
क्योंकि ये भी आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो अपना यूज कौन सा हो जाएगा? सेकंड। क्लियर? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। फिर आगे चले, गिवन बिलो आर सर्टेन केटाइन यूजिंग इनऑर्गेनिक क्वांटिटिव एनालिसिस क्वालिटिव एनालिसिस, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ग्रुप नंबर फ्रॉम 0 to 6। तो देखो पहले ग्रुप में तो कौन आता है? एजी आता है, पीबी आता है और मर्क्यूरस आता है। तो फर्स्ट ग्रुप का तो इनमें कोई है नहीं। सेकंड ग्रुप में कौन आता है? कॉपर आता है, कैडमियम आता है, मर्क्यूरिक आता है और बिस्मिथ +3 आ जाता है। तो कॉपर आ गया इसमें से, ये सेकंड ग्रुप का है। फिर थर्ड ग्रुप में कौन आते हैं? एल्यूमिनियम, क्रोमियम और आयरन, फेरिक। तो ये आ गया थर्ड का। फिर फोर्थ ग्रुप में कौन आता है? मैग्नीज आता है, निकल आता है, जिंक आता है और कोबाल्ट आता है। तो ये किसका आ गया? फोर्थ ग्रुप का आ गया। फिर बेरियम 2+ की बात करें तो ये आता है फिफ्थ ग्रुप का। फिफ्थ ग्रुप में कौन कौन आता है? बेरियम आता है, कैल्शियम आता है, स्ट्रोंशियम आता है। ये आ गया 6 का। 6 ग्रुप में कौन आ गया? इसके अलावा सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया। फिर बच गया 0 ग्रुप। 0 ग्रुप में आता है अमोनियम। तो अपने को देखना है, पहले सीक्वेंस से बताना है। तो सेकंड पहले तो आएगा बी, फिर आएगा ए, फिर आएगा डी, फिर आएगा सी, फिर आएगा ए। तो आंसर कौन सा चला जाएगा अपना? थर्ड। नेक्स्ट, मैच करना है कॉलम को। तो कॉलम को चलो मैच करते हैं। लेटेस्ट, लेटेस्ट होता है वो एल्यूमिनियम के लिए होता है। थर्ड ग्रुप वालों के लिए पीपीटी लेने के लिए क्या किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है। तो अगर उसमें एल्यूमिनियम हुआ तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगी। फिर इसकी जब HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो ये AlCl3 बना देगा। AlCl3 आपका क्या होता है? इनसोल्यूबल है, हेलाइड सारे सोल्यूबल है, Ag, Pb और मर्क्यूरस को छोड़ के। तो इसको क्या करेंगे? वाटर में मिला के सोल्यूबल कर लेंगे। सॉल्यूशन बना लिया। अब इस सॉल्यूशन में क्या करेंगे? ऊपर से लिटमस पेपर डाल देंगे। तो ये देखो रिजल्टेंट देखा जाए तो ये वीक एम्फोटेरिक है, वैसे तो पर वीक बेसिक नेचर रखेगा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया, स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर होगी। तो इसमें जब ब्लू लिटमस पेपर मिलाया जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे? इसमें ड्रॉप वाइज अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे। वो क्या करेगा? इस एसिडिक मीडियम को बेसिक में कन्वर्ट करेगा, जिस वजह से रेड लिटमस पेपर वापस ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फ्लोटिंग करने लगेगा। तो इसे लेक लाइक फ्लोटिंग टेस्ट भी अपने बोला जाता है। तो किसके लिए यूज होता है? एल्यूमिनियम 3+ के लिए। इसी प्रकार नेशनल रिएजेंट अमोनियम आयन के लिए यूज होता है। ये इसके साथ आपका ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये आ गया फोर्थ। फिर पोटेशियम सल्फोसाइनाइड, ये फेरिक के लिए, ये इसके साथ रिएक्शन करके SCN3 ब्लड रेड कलर कंपाउंड बनाता है। तो ये मैच हो जाएगा किससे? सेकंड से। फिर ब्राउन रिंग टेस्ट नाइट्रेट का है, जिसके अंदर ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनता है FeS2O 5NO और SO4। यहां ये +1 में होता है हाइब्रिडाइजेशन, इसका sp3d2 होता है और अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें 3 आते हैं। तो ये किसके लिए हो गया? फर्स्ट के लिए। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, आंसर कौन सा चला जाएगा अपना? फोर्थ। नेक्स्ट, फिर वही है, आपको कॉलम फर्स्ट सेकंड को मैच करना है। सबसे पहले ये क्या कह रहा है? कलरलेस गैस निकल रही है, बहुत तेज बुदबुदाहट के साथ गैस निकल रही है। तो तेज बुदबुदाहट के साथ गैस निकलती है, वो है कार्बोनेट के साथ, क्योंकि यहां से गैस निकलेगी CO2, जैसे डाइल्यूट H2SO4 मिलाओगे। तो ये आ गया सेकंड। गैस विद स्मेल ऑफ रोटन एग लाइक, तो इसका मतलब उसके पास सल्फाइड है, और सल्फाइड है तो वहां H2S बना होगा, इस वजह से रोटन एग लाइक स्मेल निकली है। तो ये आ जाएगा कौन सा आपका? थर्ड। थर्ड से मैच हो गया। फिर गैस पंजेंट स्मेल कौन देता है? सल्फेट। जब ये मिलाया जाता है तो SO2 गैस निकलती है, जो काफी तीक्ष्ण स्मेल होती है, उसकी तीखी गंध होती है। तो ये मैच हो जाएगा किससे? फोर्थ से। ब्राउन फ्यूम्स नाइट्राइट,
ये NO2 गैस निकालेगा जो ब्राउन फ्यूम्स देगा। तो ये मैच हो गया फर्स्ट से। और अगर डाइल्यूट, कई बार क्या होता है डाइल्यूट से नहीं आती, कंसंट्रेट से ब्राउन फ्यूम्स आते हैं, तो वो फिर नाइट्रेट होगा। नाइट्रेट के भी ब्राउन फ्यूम्स आते हैं और नाइट्रेट के भी, लेकिन नाइट्रेट के डाइल्यूट के साथ होते हैं, नाइट्रेट के कंसंट्रेट के साथ। तो चेक सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, पहला ही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। इन सॉल्ट एनालिसिस क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आर आइडेंटिफाइड बाय एडिंग डाइल्यूट HNO3 followed by AgNO3 solution to the salt solution. Choose the correct statement from the following. Chloride gives pale yellow precipitate. तो देखो इसके साथ क्या करेगा, अगर क्लोराइड हुआ तो AgCl बनाएगा क्लोराइड, और AgCl होगा तो फिर आपकी व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको यहां पे देखने को मिलेगी। कैसी प्रेसिपिटेट देखने में मिलेगी रे? व्हाइट। तो ये पहला तो गलत है। फिर नेक्स्ट ब्रोमाइड, ब्रोमाइड के लिए बिल्कुल ये ब्रोमाइड जब इसमें मिलाया जाएगा तो AgBr बनाएगा नाइट्रेट मिलाते ही, तो इसका लाइट येलो, पेल येलो या फिर आपका क्या लाइट येलो PPT यहां पे मिल जाएगी। फिर विच इज पार्शियली सोल्यूबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब इसके अंदर मिलाया जाएगा तो बिल्कुल ये पार्शियल सोल्यूबल होता है, ये सही बात है। फिर फर्स्ट गिव्स येलो प्रेसिपिटेट, देखो आयोडाइड है, सॉरी फर्स्ट क्या आयोडाइड गिव्स येलो प्रेसिपिटेट, तो देखो आयोडाइड क्या करता है आपका AgI बना लेगा, येलो PPT दे देगा, और ये इनसोल्यूबल है, तो इसमें बोल रहा है इनसोल्यूबल, बिल्कुल ये बात सही है। क्लोराइड गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विच इज इनसोल्यूबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नहीं ये सोल्यूबल है। क्यों? यहां पे एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है और ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जिस वजह से सोल्यूबिलिटी आएगी। याद रखना अमोनियम हाइड्रोक्साइड पोलर है तो ये सोल्यूबल हो सकते हैं उसमें AgBr और AgI। तो यहां पे देखो इधर A9 का साइज लगातार बढ़ रहा है तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट करैक्टर बढ़ेंगे, इस वजह से इधर जाने पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड में इनकी सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। ये तो क्लियर सॉल्यूशन बनाएगा, ये आपका कैसा पार्शियल सोल्यूबल होगा और ये इनसोल्यूबल रहेगा। तो आपके ये तीन बी सी डी इनसोल्यूबल, ये गलत हो गया ना, ये क्योंकि इसने इनसोल्यूबल बोला है, मैं बोल रहा हूं ये सोल्यूबल है, तो बी और सी करेक्ट है। तो बी और सी कौन सा आंसर चला जाएगा आपका? थर्ड आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें अपन। इन सॉल्ट एनालिसिस ग्रुप 4 रेडिकल, फिफ्थ रेडिकल बेरियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम। तो देखो बेरियम का जो प्रेसिपिटेट लिया जाता है वो तो लिया जाता है क्रोमेट के साथ, तो बेरियम क्रोमेट बनाएगा येलो कलर की PPT। फिर आगे चलो कैल्शियम, कैल्शियम के लिए इसमें मिलाया जाता है अमोनियम ऑक्जिलेट, तो ये कैल्शियम ऑक्जिलेट की व्हाइट PPT देगा, इसमें अमोनियम क्रोमेट मिला था, पोटेशियम क्रोमेट सॉरी। फिर यहां स्ट्रोंशियम, इसके लिए मिला देगा, इसके लिए सोडियम क्रोमेट मिला दिया या पोटेशियम क्रोमेट, इसके लिए अमोनियम ऑक्जिलेट, इसके लिए मिलाया जाता है अमोनियम सल्फेट, और अमोनियम सल्फेट मिलाते ये SrSO4 व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट देगा। तो देखो अमोनियम ऑक्जिलेट, तो अमोनियम ऑक्जिलेट गलत, किसके लिए पूछा है? कैल्शियम के लिए, बिल्कुल कैल्शियम के लिए अमोनियम ऑक्जिलेट बिल्कुल सही आंसर है। आपको पूरा सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा, हर क्वेश्चन को आपने डिटेल स्टडी कर लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, जय CLC।